नीचे गिरेंगे गोली खा के या फिर दिल्ली पहुंचेंगे। ये वादा है हमारा आपसे। उन्होंने बोल दिया जाना तो फिर जाएंगे ही, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, फिर रुकेंगे नहीं। मौका मिला तो दोबारा आ जाना, मेरा नंबर ले लेना, देख लेना। हम लोग जब शंभू बॉर्डर पे पीछे की तरफ जा रहे थे तो कई जत्थेकारी बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। एक सुस्ती थी, वो सुस्ती संभवतः बातचीत की सुस्ती है जो गतिरोध के बीच आज शाम होने वाली है। वो किसान आंदोलन को लेकर तो प्रतिबद्ध हैं, हालांकि वो गतिरोध नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मांगों पर सरकार गौर करे, और सरकार गौर करे तो इस बीच संयम भी बरतें ताकि सरकार को भी कार्रवाई करने का या फिर प्रशासन को कार्रवाई करने का मौका ना मिले। तो इस संबंध में हमने कुछ लोगों से बात की, बोला आप बातचीत करना चाहते थे, वो सुस्ता रहे थे, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि उनको थोड़ा सा तंग करते हैं। हमारे साथ सर, आपका नाम? कुलदीप सिंह सेखों, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। एकता सिद्धूपुर। कुलदीप सिंह सेखों, कौन से पिंड से? समराला माछीवाड़ा, ब्लॉक सरपरस्त। कुलदीप जी, किस चीज़ की खेती करते हैं और कितने, क्या है? सारी खेती करते हैं जी। सारी? हाँ बिल्कुल। और कितनी? धान, गन्ना, ज़्यादा तो पंजाब में ये तीन ही है प्रमुख, तो आलू वगैरह लगा लेते हैं जी। तो आप इस आंदोलन में कैसे? आंदोलन में अपनी हक लेने के लिए, अपनी हक के मांगों के लिए चल रहे हैं। सरकार वादा किया था 2020 में मोदी साहब ने, तो वो नहीं निभाया, तो अब उन्हें याद कराने के लिए दोबारा फिर जा रहे हैं दिल्ली। पर आंदोलन को याद कराने का मतलब मांगों की याद कराने के लिए? मांगों की याद करो। तो ऐसी परिस्थिति पैदा कैसे हुई? जब देखो सरकार जुमलेबाज है, उसने लारा लगाया, झटका दिया, उस समय उन विश्वास करके वापस आ गए, ठीक है ना। तो वो कहने लगे थे लागू करेंगे, पर नहीं करी। तो अब उन्हें अपनी मांगों को लेने के लिए और उनको याद कराने के लिए वादा खिलाफी के खिलाफ ये किसान इकट्ठे होकर मोदी सरकार के पास जा रहे हैं। पर इसमें थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कतें आई हैं, जो पिछले 2 दिन से आप लोगों ने झेला इस बॉर्डर पे। हमने तस्वीरें देखी, हमने वीडियो देखा है, तो आज कैसा माहौल है उसकी तुलना में? नहीं, दिक्कतें तो पूरी हैं। देखो हमारे देश में हमें ही सरकारें रोक रही हैं, अभी आप आगे नहीं जा सकते, दिल्ली में नहीं जा सकते या हरियाणा में एंटर नहीं कर सकते। ऐसा तो अब तक जो मेरी उम्र है 60 साल है, हिंदो पाकिस्तान और पाकिस्तान का भी जंग हुआ है, उसमें भी कभी ऐसा रोल नहीं निभाया। कितने आदमी किसान हमारे इन्होंने फट्टड़ किए हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कोई पटियाला में रेफर है, कोई लुधियाना गया, कोई राजपुरा में एडमिट है। तो ऐसे काम आथरू गैस के गोले चले दागे जा रहे हैं, सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें, तो हम तो अपना हक लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमें तो देश का ये नागरिक ही नहीं समझते, जैसे हम किसी बाहर से दूसरे देश के नागरिक घुसे आए हों इस देश में। ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। आप लोगों की एक मांग है जिसको लेकर जितनी बार हम लोगों ने बात की कई लोगों से, एक मांग बार बार आती है, एमएसपी को लीगल कानून बनाइए एमएसपी पे। आज की तारीख में एमएसपी है, ये डिनाई नहीं कर सकते। सरकार हर सीज़न से पहले एक बार एमएसपी की दरें तय करती है और उसके हिसाब से खरीदारी करती है, सरकारी खदानों में खरीदारी होती है उसकी। तो इसका फ़ायदा कितना मिल पाता है आप सबको? सर, सरकार भाव में प्रति क्वांटल 100 रुपये 50 रुपये बढ़ाती है, उसके बराबर आप देखो डीजल, गैस, अगर अपन घरेलू खपत की बात करें, हर चीज़ की महंगाई हो रही है ना। गैस हो गई, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, खादों पे हो गया। इन्होंने क्या है, डीएपी है जो 5 किलो कट्टे में कम कर दी, रेट 10 रुपये 50 रुपये बढ़ा दिया। यूरिया वो भी 10 किलो कम कर दी, जो 50 किलो का कट्टा रहता था वो 40 किलो का हो गया। मतलब 100 रुपया दे के और कितने पैसे किसान की जेब से दोबारा छीन रहे हैं जी, उसका अनुमान लगना चाहिए ना। अगर रेट इन्होंने 100 रुपया किया, तो हमारी तो मांग ये है भाई, हमें स्वामीनाथन कमीशन हुआ था जब 1994 में, उनके 2004 में, हाँ 2004 में, सॉरी, उसके हिसाब से हमें ये हमारी एमएसपी कर दें। उसने पूरा किसान का हर चीज़ का टोटल किया था, आलांकन किया था, मूल्यांकन किया था भी इसमें कितना खर्चा आता है, तो क्या इनकी समस्याएं हैं, कितना इनको मतलब उस हिसाब से C2+ जिसे दिया जाता है। जैसे मान लो भी 1000 रुपया खर्च आया हमारे फसल की लागत, तो उसका कहना था भी इन्हें 1500 रुपया मिलना चाहिए। अगर 3000 आया तो 4500 रुपया मिलना चाहिए। तो सरकार ने ये वादा किया था हमारे साथ। पर इस कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, पर उस समय की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने उस रिपोर्ट को माना ही नहीं। तो इस दौरान आप लोगों को उस समय नहीं लगा था कि वो कुछ गलत हुआ है?
नहीं, उस सरकार ने मानना है, मतलब यही तो चीज़ है। सरकार कोई भी आए, किसान कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सरकार किसान पक्षी नहीं है। तो वो भी कारपोरेट घरानों की थी, ये भी कारपोरेट घरानों की थी। तो अब ये सरकारों का मेन मंतव्य ये है, जो WTO है, जिसे पहले गैट समझौता कहा जाता था, ये WTO में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको आप पढ़ोगे तो हिंदुस्तान का हर नागरिक आज से 10 साल 5 साल में भिखारी बनेगा, मजदूर बनेगा। इनके कारपोरेट घरानों के खेतों में हम काम करेंगे। कोई छोटा दुकानदार, कोई चीज़ मतलब व्यापारी, कोई मजदूर, कोई नहीं बचेगा अगर WTO की नीति पे जैसे मोदी साहब चल रहे हैं ना, ये लागू हो गई तो। कुलदीप जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की उसकी कि हमें जो लागत है उसका मन मुताबिक पैसा नहीं मिला है, हमारी कमाई नहीं हो सक रही, आय पे व्यय ज़्यादा हो रहा है, खर्च मेरा ज़्यादा है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। तो सरकार की एक दलील रही थी जो 2000 जिस कानून 3 कानूनों को उन्होंने वापस लिया 2021 में आप लोगों के आंदोलन के बाद, सरकार की यही दलील हमेशा से रही थी कि ये 3 कानून आपके फ़ायदे के लिए ला रहा हूँ, क्योंकि आप सीधे मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो अगर वो डिमांड सप्लाई वाला खेल में आप चले जाओगे तो आपको फ़ायदा है। पर आप लोगों ने उसकी मुखालफत की, उसका विरोध किया। तो मतलब ये थोड़ा सा विरोधाभासी मुझे लगा, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, ये आप समझो इसे अच्छे से। जो जो 3 कानून आ रहे थे ना, उसके मुताबिक तो इनका ये था मेन भी कारपोरेट घराने हैं जो, वो हमारे ऊपर हावी होंगे। जैसे ये कह रहे थे मंडी वाला, है ना, जब आज क्या है, हरियाणा और पंजाब 2 स्टेटें हैं जहाँ पे सिर्फ किसान को 2 फसलों पे MSP मिल रही है, गेहूँ और धान। उसके अलावा अपने पूरे देश में, भारत देश में किसी भी स्टेट में MSP नहीं। आपको शायद थोड़ी जानकारी होगी कि हर समय जब ये धान का सीजन आता है तो यूपी बिहार से अपने जो व्यापारी हैं, आड़ती लोग हैं, वहाँ से 700 रुपये 800 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद के तो पंजाब हरियाणा में आके यहाँ 2-2 हज़ार रुपये में बेचते हैं। और हमने तो पंजाब में बहुत बार ऐसे ट्राले भी पकड़े हैं, गाड़ियाँ भी पकड़ियाँ। ठीक है, वो क्यों हो रहा? अगर वहाँ भी MSP मिलती जैसे पंजाब में मिल रही है तो वो किसान आज खुशहाल होते। पंजाब का किसान इसी चीज़ के लिए चला हुआ है भी मेरा जो लागत है, लागत के मुताबिक मेरा खर्चा जो उसको मेरा पूरा किया जाए। दूसरी बात रहेगी, आपने कहा अभी लागू। अब ये सरकार की जो पॉलिसी है ना, ये WTO के मुताबिक ये पूरे भारत में अन्न पे कब्जा करने चाह रहे हैं जो अपने कारपोरेट घराने हैं। अब आप देखो, आपके हरियाणा में भी हाईवे बन रहे हैं, पंजाब में भी बन रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत थी? क्या ये रोड नहीं है? ये 4 लेन दिल्ली को जा रही है, इसके अलावा दूसरी की क्या ज़रूरत है? तो ये एक तकनीक है भाई। पंजाब हरियाणा जो यही एक खाड़कू किस्म के आदमी है, मतलब जंग लड़ने वाले कह लो, या अपनी मांगों के लिए सर आवाज़ उठाने वाले हैं भाई। इनकी ज़मीनें ही ख़त्म कर दो। कुछ तो इंडस्ट्री आ गई, अब कुछ ये हाईवे निकल रहे हैं, हाईवे में ज़मीनें चलेगी, यहाँ से किसान उठा कोई दूसरी स्टेट में जाएगा या जो भी करेगा, है ना। तो ये जो है यूरोप को सीधा इसका ये एक्सपोर्ट का प्रोग्राम चलना है। हम तो इस पे चढ़ ही नहीं सकते उस रोडों पे। किसान ने क्या लेके जाना उसके ऊपर, या आम पब्लिक ने क्या लेके जाना? तो ये चीज़ें हैं, बड़ा गहराई वाला मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाले समय में ये हर वर्ग है जो ये रोएगा, वो बोलेगा भी हाँ किसान सच कह रहे थे। अगर उनके साथ आज हम साथ देते, कंधे से कंधा लगा के खड़ा होते, तो आज ये दिन नहीं आएगा। अच्छा कुलदीप जी, आपकी एक बात से आप बहुत विस्तार से चीज़ों को समझा रहे हैं और तकनीकी तौर पर भी समझा रहे हैं। एक और तकनीकी सवाल, 3 दिन पहले मीडिया में एक रिपोर्ट आता है, सरकार की ओर से वो आंकड़ा दिया गया है, सरकार के सूत्रों के, सरकार ने सीधे नहीं दिया है, उसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 में भारत में जितने अनाज का उपज हुआ वो 40 लाख करोड़ रुपए का था। पूरा सारे अनाज अगर मिला लिया जाए, अगर सिर्फ MSP वाले अनाज को लें तो वो 10 लाख करोड़ रुपए का है। अगर सरकार कानून लाती है तो वो कह रही है कि हमारे लिए कितना मुश्किल है, आप समझिए। वो इस खबर से वो ये बताना चाह रही है सरकार कि हमारे लिए मुश्किल ये हो जाएगा कि अगर हम 10 लाख करोड़ का अनाज खरीदने का गारंटी दे दें तो हम बाकी काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। तो जैसे वो बिजली सड़क वाली बात है कि मैं उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो ये सरकार की तरफ से सूत्रों से दलील नहीं है, सरकार सीधे तौर पर नहीं बोल रही है। नहीं, ये सरकार ने क्या अपनी जेब से थोड़ो देनी है। जब सरकार व्यापार कर रही है, अब ये 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं जो अपनी विदेश से कणक आ रही है ना, गेहूँ आ रही है। जब उस पर 40% ख़त्म हो जाएगा तो आप मान लो भाई 800 रुपया 2000 के पीछे अपना गया। तो जो यहाँ की गेहूँ है
हिंदुस्तान की, जो 1200-1400 रुपए के अलावा व्यापारी नहीं खरीदेगा। दूसरी बात, सरकार ने कहा भी हमने इतने का खरीदा, इतने का खरीदा। जब मैं मंडी वाली जो आप बात कर रहे हो, आज सरकार को ज़रूरत है तो वो प्राइवेट आदमी आके हमारे से सरकारी रेट 2000 है तो वो हमें 200 बढ़ा के भी दे देगा, 2200 दे के भी फसल उठा लेगा। कर क्या गारंटी है कल को वो अगले साल वो यही करेगा। अब अडानी ने हिमाचल में आपने सेब का देखा होगा, 8 रुपए किलो सेब आज के समय में वहाँ बिका। जिन्होंने पूरा सेब खरीद लिया एक साल, व्यापारी खुश हो गया, हमारा तो रेट बहुत है। उन्होंने मंडियाँ ख़त्म कर ली, अपनी जो सरकारी मंडियाँ थी मंडियाँ ख़त्म हो गई, प्राइवेट ने वहाँ कब्जा कर लिया। अगले साल क्या हुआ, जब वो सेब किसान खेत में लेके आया तो भाव ज़्यादा होने के कारण इन्होंने अडानियों ने अपने गोदाम में जो रखा हुआ सेब था वो भी मंडी में लगा दिया मार्केट में, तो उसके कारण उसका रेट कम करना पड़ा किसान को, है ना। वही खरीदार है, वही बेचने वाला है। किसान से 8 रुपए किलो खरीद के अब फिर इन्होंने अपने स्टोरेज कर ली। तो ऐसा ये स्थिति है, अनाज के ऊपर इन्होंने कब्जा करके हर वर्ग को मतलब इन्होंने मजबूर कर देना है। पेट तो सब ने भरना, देखो चाहे 100 रुपए किलो भी आटा मिलेगा तो भी, चाहे मजदूर है चाहे कोई बड़ा व्यापारी है, खाना तो सब ने अनाज है। तो 100 रुपये भी मिलेगा तो उसको मजबूरन लेना पड़ेगा। जो लेना पड़ेगा, खेतों में फसल नहीं है, काम नहीं है, तो वो मजदूरी करेगा। दूसरी बात, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। जब आज के समय में मजदूर ज़्यादा हो गया तो कौन मजदूरी लेके जाएगा, कहाँ काम मिलेगा, मुझे बताओ। पर ये जो बात आपने कही ना कि मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे तो काम अगर कम रहेगा तो फिर वही रेट वाली बात आ जाएगी, पैसे कहाँ से मिलेंगे। सरकार भी यही दलील दे रही है कि भाई ये डिमांड सप्लाई वाला मिसमैच हो जाएगा। अगर मैंने सारे अनाज खरीद लिए, अगर डिमांड उस किस्म का रहा नहीं तो फिर तो दाम गिराने ही पड़ेंगे, तो उस केस में क्या होगा। नहीं, आपने जो मैंने आपसे बात कही है वो आपने समझी नहीं। जो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं तो हमें आज हमारा अनाज है जो विदेशों में जा रहा है, ठीक है ना। जब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म करेंगे तो विदेशों का अनाज हमारे यहाँ सस्ता आएगा। जो हिंदुस्तान का रेट है, पंजाब और हरियाणा का रेट है, उससे कम दाम पे गेहूँ खरीदेंगे ये किसान से। तो इन्होंने अपने घर से दौड़ो देना। आज आप कोई भी दुकानदार है वो 1000 रुपये का अगर एक चीज़ बेच रहा तो उसे मार्केट से 900 भी मिली है, बनाने वाले ने, जो फैक्ट्री वाले ने उसे 900 की दिया तो वो 1000 की बेचेगा, इससे कम तो बेचेगा नहीं। तो वो लाभ किससे लेगा, जो खरीदार है, ठीक है ना। तो अगर सरकार अनाज खरीदेगी, रेट देगी, तो उसका व्यापार भी तो करना है इन्होंने। ये तो है नहीं भी अपने घर में अपने गोदामों में रख के ये हमें पैसे दे रहे हैं, अभी वहीं बैठा पड़ा सड़ रहा। तो ये फसल का एक्सपोर्ट भी तो करते हैं ना, तो उससे लाभ मिलेगा, रेट बढ़ा दे वहाँ। ठीक है, इन सब बातों से थोड़ा सा अलग बात करते हैं, आंदोलन को लेकर बात करते हैं कि जो आंदोलन कल और परसों हमने देखा, कैसा माहौल था, क्योंकि हमारी टीम ग्राउंड पे नहीं थी, आज हम आए हैं, तो कैसा माहौल था कल परसों। माहौल देखो जी, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया, वहाँ से गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले अलग हैं, एक प्लास्टिक की गोली अलग है। तो ये सरकार का बिल्कुल आप देखो कैसा विरोधी है। तो किसान विरोधी चेहरा क्या, किसान क्या देश विरोधी चेहरा है भाजपा का। अगर हम जा रहे हैं तो उन्हें रोकने की क्या ज़रूरत है। हम अपने रास्ते में एक साइड जा रहे हैं लाइन लगा के, ठीक है ना। जो हमारी डिमांड है तो आज भी मांग पूरी कर दे, तो हमें क्या ज़रूरत है। हम कोई, आप देखो रास्ते में यहाँ बैठना, नीचे गद्दों पे या सड़कों के तरपाल बिछा के सोना, क्या हर के बस की बात है। आप ये सरकार नहीं ना समझती भी हम कितने मजबूर हैं, जो घर से अपने बच्चे छोड़ के और अपने साथ ये राशन लेके सड़कों पे सो रहे हैं। ठंड का समय है, नहाने का नहीं है, जहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये हमारी मजबूरी है, हमें कोई शौक़ नहीं है। कुलदीप जी, कितने दिनों से सड़कों पे हैं आप लोग। हमें आज देख लो 12 तारीख के आए हुए हैं हम। 12 तारीख के रात को आ गए थे। तो उस दिन तो बातचीत चल रही थी, तो आप लोग को लगा था कि बातचीत बन नहीं पाएगी, ऐसा क्या था। 12 तारीख की रात में बातचीत तो हुई है सरकार और आप लोगों के संगठनों के बीच में। वो ऐसे है, देखो हम जथेबंधक लोग हैं, जथेबंधक किसान हैं। हमारी जथेबंदी है जो भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर है। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल हमारे जो पंजाब प्रधान है, उनका कहना ये है भी कोई अपन ने उग्र वाला काम नहीं करना, कोई हल्ला नहीं करना, आप शांति से बैठो। सरकार से मीटिंग चल रही है, अगर अपना यहीं बैठ के फैसला हो गया तो हमें क्या ज़रूरत है आगे जाने की। नहीं होगा तो फिर ये तो है नहीं भी अपन आज ही आए हैं। उनका कहना ये था भी आज आए हैं, आज ही अपना मसला नहीं होगा।
भी ये नहीं है भी अपन सीधे बैरिकेडों पे जाएं या अपना चलो जो उधर पुलिस वाले हैं वो भी फौजी हैं या CRP है, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवारों में से है, आप भी हमारे ही परिवारों में से हैं, किसान के बच्चे हैं, कोई व्यापारी का बच्चा है ना, है तो इस देश के ही वासी भाई हैं सब। तो ऐसा मतलब ये भाई भाई को लड़ाने वाला मैटर है, क्योंकि वो एक तरफ वर्दीधारी है और हम किसान हैं। वैसे तो ये किसान और जवान का नारा देते हैं, जय किसान जय जवान। अब ये दोनों को ही इन्होंने आपस में खड़ा कर दिया, एक तरफ जवान कर दिया, दूसरी तरफ किसान कर दिया। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये पॉलिसियाँ गलत हैं। नारे की बात आई तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण में अपने भाषण में कहा था कि इस देश में 4 ही जाति है, उसमें एक जाति किसान को भी माना था, किसान को भी माना था। तो आप कितना सहमत हैं उनकी इस बात से? नहीं 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 नहीं, देखो किसान कोई स्पेशल जाति नहीं है जी। किसान तो जो भी आदमी धंधे से जुड़ा, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, जो आदमी खेती करता है, अन्न पैदा करने वाला है, वो किसान है। कोई किसान स्पेशल जात नहीं है, ना कोई किसानी स्पेशल कोई ऐसी चीज़ है। जो तो कित्ते हैं, जो अपना अपना कर्म शुरू कर दिया, कित्ता शुरू कर दिया, या बिजनेस बोल लो आप हिंदी में, तो ये तो बिजनेस है। जो भी आदमी खेती करता है, चाहे किसी जात का है, किसी धर्म का है, वो किसान है। ये मोदी साहब की इस बात से हम सहमत नहीं हैं। कुलदीप जी, आपके बगल में एक युवा बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत जी, मनप्रीत जी, आप कुलदीप जी से कैसे संबंधित? हम भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर से हैं, हम भी इनके साथ जुड़े हैं, तो इसीलिए जहाँ बैठे हैं। तो मनप्रीत जी, आप मतलब किसानी में पूरा पार्टिसिपेशन है आपका, या फिर कुछ और भी करते हैं? हमारा धर्मी किसानी है। किसानी से बगैर हमारे पास है क्या? क्या करेंगे हम? हमें ये रेट नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? हम किसानी करनी है, फसलें बीजनी है, वही काटनी है, वही बेचनी है। कल को बिकेगी नहीं तो हम क्या करेंगे? ये नौजवान भी ख़त्म कर रहे हैं। जो फैक्ट्रियाँ हैं वो इनकी है, क्या हम फैक्ट्रियों में जाएं किसानी छोड़कर? किसानी तो हमने करनी है, किसानी के लिए बैठे जहाँ। पर ये दिक्कत तो अब युवाओं में आती होगी, क्योंकि जैसे अभी कुलदीप जी ने बताया कि खर्च ज़्यादा है, आय नहीं हो रही है किसानों को, उस किस्म की आय नहीं हो रही है जितना ज़रूरी है आगे किसानी को जारी रखने के लिए। तो बाकी मतलब हर युवा तो इसको बहुत दिन तक चला नहीं पाएगा, वो तो नए रास्ते तलाशता होगा। तो पंजाब में कैसी स्थिति है आज की तारीख में? नवा रास्ता क्या तलाशे किसानी से बगैर? फसली है, फसली बीजनी है, वही बेचनी है। तो हुण सेखो साहब बता रहे थे सेब के बारे में, 8 रुपये किलो खरीदा वहाँ से। हुण उनके स्टोर पंजाब में भी है। हमारे घर में परिवार में कोई ये बीमार हो जाए, डॉक्टर बोल देता सेब लेके आओ, वो सेब का रेट 180 रुपये। उन किसानों को पूछ के देखो जिन्होंने बेची है, वो भी पछता रहा है। हमारा सेब 8 रुपये किलो खरीदा, अब 180 का बिक रहा है। जो हमारे जहाँ तो कणक का जो भी आटे का रेट है 23-24 रुपये पीसा हुआ। गुजरात चले जाओ, होर स्टेटों में चले जाओ, वहाँ 230 रुपये किलो भी बिक रहा है। पर इन एक आंदोलन का एक चरित्र होता है। कई लोग बोलते हैं क्रांति बदलाव के लिए आती है, पर आप लोग अपनी मांग और डिमांड को लेकर हैं और आप सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है और किसान मोर्चा दूसरा गुट है। तो लेकिन जो कानून की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं जो स्ट्रक्चर बदलना है किसानों के लिए, वो तो राजनीति के जरिए ही आएगा, क्योंकि वो सत्ता में बैठे लोग ही करेंगे। तो उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जो सत्ता में बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। हमको गैर राजनीतिक बैठे हैं पार्टी से, कोई हो नहीं। जे राजनीतिक हमारे बारे सोच रहे हैं तो अच्छा सोचे, हम सड़कों में क्यों बैठे? जे हमारे बारे सोचते हैं तो हमारा 50,000 स्क्वायर फुट का पंजाब का सर्कल है, सेंटर में हमारे लुधियाना पड़ता है। लुधियाने से 200 किलोमीटर के हरियाणा लगता है, राजस्थान लगता है, जम्मू लगता है। उसमें भारतमाला प्रोजेक्ट की रोड ने निकाल दी। जे हमारे बारे राजनीतिक सोचते तो उनको पता है कणक च दान भी पंजाब में होते, हरियाणा में होते, फिर रोड क्यों निकाले? वो रोड निकाल के वो हमारे भी जहाँ फसल ना होए वो बाहर से ले आएगी। कोई राजनीतिक क्यों होएगा बाहर से? 800 रुपया पता है हमें, 1200 रुपया आ रहा है। फिर बोल रहा था कल कोई अपने हिंदी पत्रकार बोल रहा था, कोई चैनल का नाम तो नहीं लेना है, कहते जे पंजाब के हरियाणा के किसान रौला पा रहा है MSP को लेके, बिहार के और यूपी के तो बोलते नहीं है, और किसी राज्य के तो बोलते नहीं है। आपको बाहर से यहाँ पे आ रहे पंजाब में
न्यूज़ होती है जब हम कणक बेचनी होती है, जब दान आते हैं, बहुत हम ट्रक फटते हैं। वो जब पंजाब में क्यों बेचने आते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ ज़्यादा बेहतर रेट मिल सकता है। हमारे जहाँ रेट बेहतर मिलता है और तभी आते हैं। उनको क्या बोलने की लोड़ है? जो उनको भी MSP गारंटी से मिलेगी, वो वहाँ आपकी बेचेंगे। वहाँ से व्यापारी बड़े घराने के उठाते हैं कणक गेहूँ, जहाँ पंजाब में बिकती है। 2 नंबर से गाड़ी आती है, भर के रात को निकलती है। हम रात को कई बार जब प्रोटेस्ट चल रहा था 2020 में 21 बॉक गाड़ी फटी है। पहले तो हमें मालूम ही था भी बाहर से आ रहा है। खैर ये तो इसकी बात हुई। कैसे समय बीतता है, मान लीजिए अब कैसे दिन का शुरुआत होती है, क्योंकि आप घर से दूर हैं, सड़कों पे हैं, तो कैसे बातचीत, एक दूसरे के साथ रहना। वहाँ तो चलिए शाम में मुलाकात होती होगी, सुबह मुलाकात होती होगी, पर अब 24 घंटे साथ बिताने, तो कैसा रहता है माहौल इधर का? हमें सरकार ने सिखा दिया, हमने 2020 में बहुत कुछ सीख लिया। अब हमें आदत बन गई है, सरकार को तो झुकना पड़ेगा। सरकार के झुकने के लिए मतलब आखिरी मतलब एक ही डिमांड या क्या तय कर रखा है इसमें? कुलदीप जी आपका चाहेंगे वर्जन कि क्या है, क्या एक मांग है जो अगर पूरी हो जाए तो आप मानोगे कि संभवतः इस आंदोलन को यहीं रोक दिया जाएगा, या फिर आंदोलन अगला कुछ और डिस्कोर्स ले लेगा, संभवतः दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेगा? नहीं, देखो मैंने आपसे पहले कही भी हम जथेबंधक लोग हैं, हम किसान हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं, जहाँ कोई बदमाश नहीं, जहाँ हल्ला करने वाले। हमारे जो सीनियर आगू हैं, पंजाब कमेटी है जो हमारी, जो हमारे सूबा लीडर हैं, जैसे वो हमें आदेश करेंगे, उनका आदेश ये अभी आपने जहाँ ट्रालियाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाना, बॉर्डर की तरफ नहीं जाना, किसी से मतलब अपन जो टकराव वाली स्थिति पैदा होए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, चाहे कोई फौजी है कोई भी है। तो उस हिसाब से हम बैठे हैं। जैसे ही हमें वो आएंगे तो हमारी मीटिंग होती है, जब कोई उन्होंने संदेश देना रहता है तो फ़ोन आ जाता। यहाँ तो नेट भी बंद कर दिया सरकार ने, फ़ोन भी नहीं हो रहे, घर पे बात भी नहीं हो रही, नेट सिस्टम भी बंद कर दिया। मतलब ये अपने तरफ से पूरा ताकत लगा रही है सरकार भी, किसानों को परेशान करें, इनको मतलब हरासमेंट में रखें। तो जैसे हमें मैसेज आ जाता है पैदल चल के, तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे हमारे सूबा आगू जो आदेश करते हैं उस हिसाब से जाना नहीं जाना ये उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हम तो उनके सिपाही हैं, जो कमांडर ऐलान करेगा उसके साथ में हम निकल चलेंगे। तो शाम की मीटिंग का इंतजार है आपको? आज होनी है, बाकी देखो शाम को। हाँ बिल्कुल, मीटिंग तो हर दिन ही होती है हमारी, शाम को हमें गाइडलाइंस दी जो जाती सरकार के साथ आप लोगों के प्रतिनिधियों की मुलाकात है? हाँ, वो जैसे भी होगी वो बताएंगे। कल हुई है, शायद ऑनलाइन हुई है, तो आज भी रखी हुई है मीटिंग। तो देखो अब उसमें क्या रिजल्ट निकलता है। मान लेना चाहिए सरकार को कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने प्यार से एक बात कही सरकार को, मान जाओ नहीं तो हम आगे ही बढ़ेंगे। नहीं, मैंने तो कही भी हमारे जो आगू कहेंगे, जो हमारे लीडर कहेंगे उस हिसाब से। हमारी कोई हिम्मत नहीं, हम तो जहाँ से वो बैरियल तक नहीं जा सकते, ठीक है ना। जाब्ते में रहने वाले लोग हैं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये तो आदेश हमारे जैसे कमांडर उनके आदेश दे रहे हैं फौजियों के, वैसे ही हमारे लीडर आदेश देंगे, तो उस हिसाब से फिर चाहे जान भी चली जाए फिर पीछे नहीं। तो आपके कमांडर ने ये नहीं बताया है कि अगर बात नहीं बनती है तो आगे क्या करना है? फिर वो देखो हर दिन का फैसला है। अभी तो उन्हें भी विश्वास है भी अपन बैठे रहे, हो सकता अपना मतलब फैसला हो जाए। नहीं तो अगर ऐसे करना रहता तो सीधा ही चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। 10-5 2-4 हज़ार अगर गोलियों से मर भी जाएगा किसान तो कोई हमें परवाह नहीं है, ठीक है ना। फिर अगर उन्होंने बोल दिया जाना तो फिर जाएंगे ही, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, फिर रुकेंगे नहीं। जहाँ तो नीचे गिरेंगे गोली खा के, जहाँ फिर दिल्ली पहुँचेंगे। ये वादा है हमारा आपसे। कहीं मौका मिला तो दोबारा आ जाना, मेरा नंबर ले लेना, देख लेना। सुबह को जब लल्लन टॉप की टीम शंभू बॉर्डर पहुंची थी तो एक सन्नाटा सा था, गतिविधियां कम थी, लोग कम थे। संभवतः दिन की शुरुआत हो रही थी तो उस समय लोग अपनी दिनचर्या में ज़्यादा व्यस्त थे और आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। लेकिन दोपहर हो चला है, भीड़ जो सुबह में हमने जानकारी दी कि जो स्ट्रेच 1-1.5 किलोमीटर का था वो गाड़ियों का जत्थे का स्ट्रेच का करीबन 3 से 4 किलोमीटर का हो चुका है। लोगों का हुजूम है, चारों तरफ लंगर हैं, सब कुछ हो रहा है। पर हम लोगों के इस बीच ये भी पता जानकारी सामने आई कि सरकार से बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है और वो बातचीत शाम में होनी है। और इस बातचीत को लेकर किसानों ने भी कुछ एहतियात बरते हैं। जो हम यहाँ पर किसान आंदोलनकारी किसान मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि कल कुछ युवा आंदोलनकारी ज़्यादा जोश में आगे बढ़ जाते थे। आर्यन दिखाना,
वो थोड़ा ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करते थे नाके की, जो हरियाणा पुलिस ने लगा रखी है, पारामिलिट्री फोर्स ने। तो आज एहतियात बरता जा रहा है, इन्होंने अपनी तरफ से ये सारी बैरिकेडिंग की है। अंकल, आपका नाम क्या है? आप हम मेरा नाम बलवंत ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। तो बलवंत जी, आप यहाँ पे सीनियर लोगों में से हैं और संभवतः आप लोगों ने यहाँ पे पूरा एक अब बना लिया होगा चार्टर कि अब कैसे आगे इस आंदोलन को ले जाना है, बातचीत भी होती रहे और आप अपना जो अपनी मांगे हैं वो भी रखते रहें। तो क्या तय किया है आप लोगों ने? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋੜੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਧਮਕਾ मौका ना मिले जी इन्होंने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। हम अपने हिंदी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि बलबीर जी ने हमें बताया कि बातचीत के लिए जब माहौल है तो उसको अनुकूल बनाना चाह रहे हैं। इन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आज प्रशासन को ऐसा कोई मौका नहीं मिले या कुछ कहने का मौका ना मिले या फिर किसी कार्रवाई का मौका ना मिले कि आपकी तरफ से उग्र रूप दिखाया गया तब हमने कार्रवाई की। इस कारण एहतियातन आज सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आंदोलनकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि संयम बरतना है, बातचीत से हल निकालेंगे। हमारा लक्ष्य बातचीत से हल निकालेंगे और हमारा लक्ष्य तो दिल्ली ही जाने का है। हमें एमएसपी पे लीगल गारंटी चाहिए, तो उस बारे में बात करेंगे। और इस दौरान कई लोगों को चोटें आई हैं, आंसू के गोले दागे गए, उससे कई लोगों को परेशानियां हुई, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब लोग हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। खैर, उनसे और पूछते हैं। बलबीर जी, एमएसपी तो सरकार ने अनाउंस कर रखा है, एमएसपी है, आप कानून की बात कर रहे हैं, एमएसपी है, तो एमएसपी से क्या सीधा फायदा आप लोगों को नहीं होता है? नहीं होता जी। उसका कारण ये है क्योंकि एमएसपी कागजों में 23 फसलों में है, पर जो कहाँ बिकती है, जो कीमत देते हैं, वो हमारे पंजाब और हरियाणा में झोने ते कणक ते है, बाकी सूबे में किसी से नहीं मिलती। तो हमारे पंजाब में 2 फसलों के एमएसपी मिलती है, वो मुताबिक कीमत मिलती है, बाकी फसलों में नहीं मिलती। हमारा जो पानी है वो जो नीचे चला गया, 600 फुट पर चला गया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ। तो आप कह रहे हैं कि आपको एमएसपी पूरी तरह से नहीं मिलता है, इस कारण से आप ज्यादा फसलें उगाते हैं ताकि आपको ज्यादा पैसा मिल सके, कमाई ज्यादा हो सके, आय का मामला है आपके लिए, और इस कारण से संभवतः पानी भी कम हो गया है जमीन में। तो एमएसपी, लेकिन सरकार की तरफ से एक इस तरह की बात सामने आई है, पिछले 1-2 दिन में खबरों में आया। सरकार ने कहा कि एमएसपी को कानून बनाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2020 का फाइनेंशियल ईयर लिया, एक डाटा मीडिया में फ्लोट हुआ, उसमें कहना था कि जितनी फसलें होती हैं वो टोटल भारत में जितनी फसलें उगाई जा रही हैं वो 40 लाख करोड़ की हैं। उसमें से जो एमएसपी में हमने 24 फसलों को रखा है वो 10 लाख करोड़ की हैं। अगर हम 10 लाख करोड़ रुपए का अनाज खरीदने का गारंटी दे दें तो हम सरकार नहीं चला पाएंगे, हम बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखो जी, जिसों तक सरकार की गल है, देखो जी 2 साल हो गए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 24 ਆ ਗਈ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
इसमें एक चीज है कि अब जैसे केडी सरकार आएगी, मान लीजिए अभी विपक्ष में राहुल गांधी हैं कांग्रेस में, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, गारंटी वाली जो बात है, वो लागू करने को तैयार है। तो क्या इससे आपका वोट भी बदलता है? ਵੇਖੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ MSP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ? बिल्कुल जो है तो आप अगर कह रहे हैं, आप अगर ये बात कह रहे हैं कि बातचीत में अगर चीज़ों को ठीक करना है, अगर स्थिति को सुधारना है, इस जो गतिरोध है इसे खत्म करना है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि अगर सरकार ये तय कर ले कि हम कमेटी का गठन कर लेते हैं, तो क्या इससे किसान समूह, जो किसानों का जो गुट है, जो इसके बैनर के तले ये आंदोलन हो रहा है, क्या वो आंदोलन को स्थगित कर देगा फिलहाल? देखो जी, ये तो सानू भी पता ही पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦਾ ਵੀ? ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੂਆ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 60 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? बीमा स्कीम भी है, दूसरियां फैक्ट्रियां दे विच बीमे हुंदे ने। इसमें एक आम आदमी के तौर पे, एक आम समझ वाला जो आदमी है, उसके तौर पे एक सवाल ये उठता है कि किसानी में आप एक रिटायरमेंट की उम्र कैसे तय करोगे, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग हो, संभवतः 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, 66 साल है। आम तौर पर सरकारी नौकरी या फिर किसी नौकरी में 58 से 60 साल की उम्र सीमा तय है, इसके बाद नौकरी का बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। पर आप किसानी अभी भी कर सकते हो दिहाड़ी मजदूरों के जरिए, या फिर घर में जो बच्चे हैं, तो आपकी कमाई तो उसके बाद भी हो रही है, तो फिर ये पेंशन थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता? नहीं, देखो गल ये है भी देखो 60 साल तक 58 साल तक ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 10,000 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2020 ਐਕਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਹੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲਖਬੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਜੇ 2020 ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। पर जैसे पिछली बार था कि बाकी सारी मांगों के लिए आपको सरकार ने भरोसा दिया था, और एक जो आपकी मांग थी, जो 3 कानून थे कि फार्म लॉज थे, उनको उन्होंने वापस ले लिया, उसको रद्द कर दिया था। और
आंदोलन उस समय संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो आंदोलन 2021 में खत्म हुआ, आपने एक मांग संतुष्ट होने पे आपने इस आंदोलन को खत्म कर दिया। तो अगर आज की तारीख में, जैसे आपने मुझे 5-7 अपनी मांगों के बारे में बताया पूर्ण, कि ये सारी मांगे हैं और लगभग इसके अलावा भी 4-5 मांगे आपकी और हैं, उन मांगों में कोई अगर एक मांग भी सरकार मान लेती है तो वो कौन सी मांग होगी जिस पे आप ये आंदोलन स्थगित कर देंगे? ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 750 ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ। ਹਜੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। अब इसको हम आगे ले जाते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपसे बात की, हमने कहा गतिरोध खत्म करने की ओर चलते हैं कि सरकार अगर मांगे मान ले, बातचीत हो जाए, और वही एक तरीका है हल इसका। अगर बातें नहीं बनती, आज एक शाम में बैठक आप लोगों की होनी है सरकार के नुमाइंदों के साथ, तो अगर बात नहीं बनती है तो आगे क्या, आगे की क्या तैयारी? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਆ। 13 ਵਾਰੀ 14 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਆ। इसमें थोड़ी हिंदी भी मिला दी। अच्छा भी 2020 में गलबात होती थी, 13 बार गलबात हुई, गलबात से भागे नहीं, भागे तो केंद्र सरकार भागी। फिर सानू जाना पड़ा परेड करने के लिए, ट्रैक्टर परेड करने के लिए। अब भी हम चिट्ठी भेजी थी कि सानू जंतर मंतर में जो जगह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी है, चंडीगढ़ की हाई कोर्ट ने भी हिदायत दी है भी जे किसान शांतमय जा रहे थे, तुमने क्यों रोके, इनको जगह दो। ठीक है, हमने पहले भी नहीं की, अब भी नहीं की। अब भी असी को बोला कि तुम ये बंद करो। हम गलबात लिए तैयार हैं। कल गलबात लिए गए, उनको बोला कि पहले माहौल बनाओ गलबात कर। आज 5 बजे गलबात शुरू होनी है। उसमें क्या आता है, उसमें मांगे मानी जाती है कि या क्या होता है नहीं मानी जाती। उसके बाद जो फॉर्म है वो गलबात करेगा, मीटिंग करेगा, जो दिशा निर्देश वो देगा वो लागू होगा। पर इस फोरम के बारे में थोड़ा और हम जानना चाहेंगे। ये तो आपकी मांगों की बात थी और ये सब, हम फोरम के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हुजूम है किसानों का। एक भीड़ को नियंत्रित करना और उसको संयम में रखना, उसको एक अपने काबू में रखना कि भीड़ इस तरह से बिहेव करेगी। क्योंकि अभी हम जानते हैं आप किसान हैं, आप आंदोलनकारी हैं, पर कोई अनजान शख्स या आम अनजान मानेगा एक भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, इसको कैसे नियंत्रित करते हैं आप लोग? देखो 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੱਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ 30 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਘੋਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 40 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ ਝੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ कि नहीं? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ। तो ये थे हमारे साथ बलबीर जी, जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही डिटेल में सारी बातें बताई। किसान आंदोलन की मांगे क्या है, आगे का रास्ता क्या है, बातचीत अगर विफल होगी तो क्या होगा, अगर बातचीत सफल होगी तो उस केस में, उस स्थिति में ये आंदोलन स्थगित हो ही जाएगा, ये हम मान कर चल रहे हैं। हालांकि उस पर भी फैसला फोरम को लेना है, ये मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। और रही बात कि आज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तीसरा दिन है आंदोलन का। इस बॉर्डर पर
शंभू बॉर्डर पे, तो आज बहुत संयम दिख रहा है और संयम सिर्फ किसानों की तरफ से नहीं है, संयम प्रशासन की तरफ से भी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। सुबह से प्रशासन ने ऐसी कोई आंसू गोले नहीं, बिल्कुल नहीं, तो प्रशासन ने कुछ ऐसी सुबह से कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे से उधर से भी शांतमय माहौल है, इधर से भी शांतमय माहौल है, कोई कार्रवाई नहीं। तो कुल मिला के फिलहाल शांति का माहौल है, लेकिन मांगों पर किसान डटे हुए हैं, अभी भी शंभू बॉर्डर पे बने हुए हैं। शाम की मीटिंग का हर किसी को इंतजार है, जो फैसला उसमें होगा, मीटिंग का जो नतीजा निकलेगा, उससे इस आंदोलन के आगे की स्थिति तय होगी। अब इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया आर्यन मिश्रा ने, हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।